डेट है आज 16 जून 2021। ये सब टॉपिक कवर करेंगे इस क्लास में। उसके बाद क्वेश्चन करेंगे जो कुछ करंट अफेयर और स्टैटिक पोर्शन पे होंगे। फर्स्ट टॉपिक है अपना जियो पारसी स्कीम। ये स्कीम चलाई थी गवर्नमेंट ने, 2013 में लॉन्च किया था इसको। किस लिए? जो पारसी कम्युनिटी है, जो पारसी धर्म के लोग हैं, पारसी रिलीजन है, उस धर्म के लोग, रिलीजन के लोग बहुत ही कम हो गए थे, मतलब पॉपुलेशन बहुत ही कम हो गई थी उनकी। तो उनकी पॉपुलेशन को इंक्रीज करने के लिए, जी हाँ बिल्कुल इंक्रीज करने के लिए, बढ़ाने के लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा इनकी पॉपुलेशन बढ़े, वरना ऐसे इनकी पॉपुलेशन घटती रही तो ये जो पारसी धर्म के लोग हैं ये बिल्कुल लुप्त हो जाएंगे, एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। तो इनकी पॉपुलेशन को इंक्रीज करने के लिए ये जियो पारसी स्कीम चलाई, ताकि जो पारसी कम्युनिटी या जोरस्टियन जो कम्युनिटी है, एक ही बात है पारसी या जोरस्टियन, इनकी पॉपुलेशन को डिक्लाइन होने से बचाया जा सके, टू प्रिवेंट द डिक्लाइन इन पॉपुलेशन। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर और परजोर फाउंडेशन है, इन दोनों ने मिलकर स्कीम इम्प्लीमेंट की है, डेवलप की है। इसके 3 कंपोनेंट है स्कीम के। एक तो मेडिकल असिस्टेंस प्रोवाइड की जाती है, मतलब कि दवाइयाँ वगैरह, हॉस्पिटल की फैसिलिटी, और हेल्थ कम्युनिटी, हेल्थ ऑफ द कम्युनिटी, और एडवोकेसी, ये सब कुछ प्रोवाइड किया जाता है इसमें कि पॉपुलेशन को ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज किया जाए। चलते हैं नेक्स्ट पे, इतना ही था इसमें। नेक्स्ट है नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड। ये एक इंस्टीट्यूट है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो अभी न्यूज में आया है। ये 1996 में गवर्नमेंट ने डिपॉजिटरी एक्ट बनाया था, जिसके थ्रू इस लिमिटेड कंपनी है जो इसको बनाया था, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, 1996 में। यानी कि एक्ट के थ्रू बनाया, एक स्टैट्यूटरी बॉडी होगी, सांविधिक संस्था। किस लिए बनाया था? ये क्या करती है, जो इंडियन कैपिटल मार्केट होती है, जैसे स्टॉक एक्सचेंज हो गया, जहाँ से शेयर और बॉन्ड वगैरह खरीदे बेचे जाते हैं, वहाँ पे जो सिक्योरिटीज़ वगैरह होती हैं, सिक्योरिटीज़ इनको ही बोलते हैं, बॉन्ड और शेयर को। बॉन्ड और शेयर आप जानते हो, किसी भी कागज़ पे बॉन्ड और शेयर लिखा है तो बॉन्ड या शेयर हो जाएगा, उसकी वैल्यू लिखी रहेगी और उसकी किस कंपनी का लिखा रहेगा उसके साइन रहेंगे। लेकिन आजकल आपको पता है सब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होता है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। यानी कि जो पहले कागज़ों में खरीदे जाते थे शेयर और बॉन्ड, वो अब इंटरनेट के जरिए खरीदे जाते हैं। आपके मोबाइल के जरिए भी खरीद सकते हो, बहुत सारी ऐप आ गई हैं, मोबाइल ऐप के जरिए आप बॉन्ड शेयर खरीद सकते हो। तो ये डीमेटेरियलाइज फॉर्म में ही हैंडल करता है, सेटल करता है। डीमेटेरियलाइज का मतलब यही है कि इंटरनेट पे जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है बॉन्ड और शेयर, उसको ये हैंडल करता है, सिक्योरिटी वगैरह को। ये जो NSDL है, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, तो ये डीमेटेरियलाइज फॉर्म में सिक्योरिटीज़ को इंडियन कैपिटल मार्केट में हैंडल करता है। और जो इन्वेस्टर और ब्रोकर होते हैं, बीच में जो दलाल होते हैं, ब्रोकर्स, और जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं लोग, उनको सपोर्ट करता है इंडियन मार्केट में, जो कैपिटल मार्केट है। इसका टारगेट यही है कि इंडियन मार्केट प्लेस है वो सेफ़ हो, सेफ्टी इंश्योर करना कि किसी के साथ फ्रॉड ना हो बॉन्ड और शेयर खरीदने में, और एक साउंडनेस हो, मतलब कि अच्छा प्रोसेस हो, और एफिशिएंसी और रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए ये काम करता है। एफिशिएंसी इंक्रीज हो, रिस्क जो जोखिम है, जो भी कोई फ्रॉड है उनको घटाया जाए, और कॉस्ट भी रिड्यूस की जाए। बॉन्ड और जो शेयर होते हैं उनको परचेज और सेल करने की जो एक्स्ट्रा जो कॉस्ट लगती है ना, जो ब्रोकर ले लेते हैं, दलाल ले लेते हैं बीच में, उस कॉस्ट को भी रिड्यूस किया जाए, इसलिए काम करता है। चलते हैं नेक्स्ट पे, ही था इसके बारे में। नेक्स्ट है जीवन वायु। जीवन वायु एक डिवाइस है, यंत्र है, यंत्र है जी, ये एक ये डिवाइस है जो किस लिए काम करता है। अब जीवन वायु से समझ जाओ, अब जीवन वायु कौन सी है? जीवन वायु है ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन देने के लिए काम करता है। ये पेशेंट को ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, मतलब जिसको सांस लेने में परेशानी है सोते समय, उसको ये सहायता करता है ऑक्सीजन देने में। ये IIT रोपर है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, रोपर में एक इंस्टीट्यूट है, उसने डेवलप किया है ये क्या करता है, कंटिन्यूस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर थेरेपी देता है। मतलब कंटिन्यूस पॉजिटिव का मतलब कंटिन्यूसली सोता रहेगा बंदा, उसके लगा देंगे मुंह पे, जैसे ऑक्सीजन देने के लिए लगाते हैं, तो उसे जैसे ब्रेथ लेने में परेशानी होती है, सांस लेने में, तो उस सिस्टम को ये कंप्लीट करेगा, मतलब मेंटेन रखेगा, सांस लेने में जो परेशानी होती है उसको दूर करेगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है जर्दालू मैंगो। जर्दालू मैंगो मैंगो की ही एक वेराइटी है। कहाँ का है जर्दालू मैंगो? आम है जो, आम कहाँ का है? जर्दालू या जर्दालू, ये दोनों स्पेलिंग सही है। ये भागलपुर का है। भागलपुर कहाँ पे? ये है बिहार में। भागलपुर और इसके साथ वाली जो डिस्ट्रिक्ट लगती हैं बिहार में, वहाँ का ये मैंगो है। इसे GI टैग मिला हुआ है, 2018 में मिल गया था। GI टैग क्या होता है? जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। ये कैसे मिलता है, कब मिलता है, हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। ये इसलिए न्यूज़ में था, अभी इसका एक्सपोर्ट शुरू हुआ है डिफरेंट कंट्रीज़ में, तो इसलिए न्यूज़ में आया। तो आपको सिर्फ UPSC इतना पूछ लेगी, जर्दालू मैंगो मैच द फॉलोइंग में, आगे बिहार, झारखंड, यूपी,
वेस्ट बंगाल, तो आपको याद रखना है ये बिहार का है और इसको जीआई टैग मिल चुका है। नेक्स्ट है इंडिया एंड पाकिस्तान बैटल ओवर बासमती। बासमती राइस के लिए अभी इंडिया ने क्या है, पहले से ही इंडिया ने दे रखा है जीआई टैग कुछ अपने एरियाज़ में, इंडिया के एरिया को, जैसे हरियाणा, पंजाब और वेस्टर्न यूपी, हिमाचल प्रदेश, ये वाला एरिया है, चंडीगढ़ हुआ, उत्तराखंड हुआ, यहाँ के कुछ एरिया हैं जिनको जीआई टैग दे रखा है बासमती राइस के लिए। बासमती जो चावल आता है बहुत ही बेस्ट क्वालिटी का चावल होता है, खाया होगा आपने भी। तो अभी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बैटल चल रही है, इसको लेकर लड़ाई। क्यों? क्योंकि इंडिया ने क्या किया है, एक तो देखो इंडिया पूरे वर्ल्ड का लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है बासमती राइस का। सबसे ज़्यादा इंडिया बाहर के देशों में बेचता है राइस, बासमती राइस। बासमती राइस की बात हो रही है। और इंडिया ने क्या है, जो यूरोपियन यूनियन है, यूरोपियन यूनियन आप जानते हो 27 कंट्रीज़ का एक ग्रुप है, जो यूरोप कॉन्टिनेंट है उसका एक ग्रुप है। ये वाली कंट्री जो दिखाई दे रही है आपको, इनका एक ग्रुप है, यूरोपियन यूनियन एक ऑर्गेनाइजेशन है। इससे अभी रिक्वेस्ट डाली है, इससे कहा है कि हमें ज्योग्राफिकल इंडिकेशन दो बासमती राइस के लिए। देखो हमारी कंट्री में तो ऑलरेडी दे रखा है, हमारी कंट्री में तो दे रखा है, लेकिन इंटरनेशनली अगर किसी कंट्री को लेना तो इंटरनेशनली जो ग्रुप है उसके पास भी तो अप्लाई करना पड़ता है, और उससे करने से पहले अपनी कंट्री में ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग देना पड़ता है, जीआई टैग। तो इंडिया ने अपने देश में तो दे रखा है, तो दूसरे अगर इंटरनेशनली डिक्लेयर करना है उसे तो यूरोपियन यूनियन से लेगा। और WTO का भी एक कन्वेंशन है, मतलब एक ट्रीटी है ट्रिप्स नाम की, उसके थ्रू भी इसे परमिशन लेनी पड़ती है किसी कंट्री को। और एक पेरिस कन्वेंशन है, उसके थ्रू भी, तो इनके थ्रू लेना पड़ता है, फिर वर्ल्ड वाइड उसे जीआई टैग मिल जाता है। और ये कैसे आगे जानेंगे, कैसे मिलता है, अभी यूरोपियन यूनियन को रिक्वेस्ट लगाई कि भाई साहब हमारी जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट और फूड स्टफ है इसकी क्वालिटी स्कीम है, जो ये क्वालिटी स्कीम है यूरोपियन यूनियन की, क्वालिटी स्कीम फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एंड फूड स्टफ, इसके थ्रू ही जीआई टैग लेने की अप्लाई किया है, इंडिया ने अप्लाई किया है यूरोपियन यूनियन से, कि जो यूरोपियन यूनियन की स्कीम है क्वालिटी स्कीम फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एंड फूड स्टफ, इसके थ्रू ये यूरोपियन यूनियन किसी भी कंट्री को उसके एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के लिए या किसी और फूड स्टफ के लिए वो जीआई टैग देता है। तो ये बासमती राइस के लिए अभी रिक्वेस्ट डाली है, लेकिन इशू क्या हो गया, पाकिस्तान ने कहा है भाई साहब देखो इंडिया के बाद सबसे ज़्यादा पाकिस्तान है जो राइस एक्सपोर्ट करता है, कौन सा, बासमती राइस। बासमती राइस सबसे ज़्यादा सेकंड नंबर पर पूरे वर्ल्ड में पाकिस्तान करता है इंडिया के बाद। तो पाकिस्तान ने कहा है, इस जो अभी यूरोपियन यूनियन ने रिक्वेस्ट डाली है कि सिर्फ पाकिस्तान ने कहा है कि इंडिया को ही नहीं मिलना चाहिए, हमें भी मिलना चाहिए, ये पाकिस्तान ने बोला है। अब हुआ क्या है, पाकिस्तान ने देखो पहले अभी मैंने बताया था किसी भी कंट्री को इंटरनेशनली जीआई टैग लेने के लिए सबसे पहले अपनी कंट्री में उसे जीआई टैग देना पड़ता है। तो पाकिस्तान ने 2020 में एक एक्ट बनाया, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्रेशन प्रोटेक्शन एक्ट 2020। तो इसके थ्रू क्या है, इसके थ्रू ये अधिकार देता है ये एक्ट पाकिस्तान को कि वो अपोज करता है इंडिया की एप्लीकेशन को कि वो बासमती राइस का एक्सक्लूसिव राइट लेना चाहता है यूरोपियन यूनियन से। एक्सक्लूसिव का मतलब है सिर्फ इंडिया के पास ही बासमती राइस का जीआई टैग होगा इंटरनेशनली, तो इसको अपोज करने की पावर पाकिस्तान का ये एक्ट देता है उसे। यानी कि कहने का मतलब वही है कि किसी भी कंट्री को इंटरनेशनली जीआई टैग लेना सबसे पहले अपनी कंट्री में डिक्लेयर करेगा उसे। और पाकिस्तान में कोई एक्ट था नहीं पहले कानून, तो कानून बनाया 2020 में पाकिस्तान ने, अब इसके थ्रू वो अपोज कर सकता है इंडिया को, और अब कर भी रहा है। लेकिन इंडिया का तो कानून बनाया हो 1999 का, तब से जीआई टैग दे रहा है हर एक, मतलब जो भी प्रोडक्ट यूनिक होता है हमारे इंडिया में उसको इंडिया जीआई टैग दे देता है। अब क्या होता है कि ये इंडिया ने कहा है कि भाई साहब जो ये प्रोडक्ट है बासमती राइस ये इंडियन ओरिजिन प्रोडक्ट है, तो ये यूरोपियन यूनियन का जो ऑफिशियल जर्नल है उसमें भी ये पब्लिश किया गया था सितंबर 11 में, 11 सितंबर को लास्ट ईयर ये पब्लिश किया गया था कि इंडियन ओरिजिन प्रोडक्ट है बासमती राइस। जो यूरोपियन यूनियन ऑफिशियल जर्नल है उसने कहा है कोई भी कंट्री अपोज कर सकती है किसी भी कंट्री की एप्लीकेशन को। जैसे अभी यूरोपियन यूनियन में इंडिया ने एप्लीकेशन डाली है कि हमें जीआई टैग दिया जाए, यूरोपियन यूनियन में भी, कि यूरोपियन यूनियन में सिर्फ बासमती राइस को हम ही बासमती राइस के नाम से बेचें और कोई दूसरा कंट्री ना बेचे यहाँ पे। तो जैसे अगर यूरोपियन यूनियन दे देता है इंडिया को जीआई टैग यूरोपियन यूनियन में, मतलब यूरोप की कंट्री में, तो यूरोप की जो कंट्री है यूरोपियन यूनियन की, फिर इंडिया को ही एक्सक्लूसिव राइट मिल जाएगा, एक अधिकार की बासमती राइस के नाम से वो ही बेच सकेगा यहाँ पे, कोई दूसरी कंट्री इस नाम को यूज करके नहीं बेच सकेगी। लेकिन यूरोपियन यूनियन के खुद के कानून में ये लिखा है, उसके आर्टिकल 50
क्लाउज 2 सब क्लाउज ए में ये लिखा है कोई भी कंट्री अपोज कर सकती है ऐसी एप्लीकेशन को। जैसे इंडिया ने अभी एप्लीकेशन डाली है तो इसको कोई भी अपोज कर सकता है, इसको विरुद्ध कर सकता है, विरोध कर सकता है। कैसे, कब तक कर सकता है? इसका विरोध 3 मंथ तक कर सकता है। जैसे अब इंडिया ने एप्लीकेशन डाली है 3 महीने के अंदर अंदर कोई अपोज कर सकता है। और इंडिया ने अब इंडिया का जो जो एप्लीकेशन है इसको अपोज किया पाकिस्तान ने अभी, कि जो इक्वालिटी स्कीम है यूरोपियन यूनियन की पार्लियामेंट की, यूरोपियन यूनियन की इक्वालिटी स्कीम फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एंड फूड स्टफ, इसके अंदर 3 महीने के अंदर कोई भी अपोज कर सकता है। और पाकिस्तान ने अभी विरोध किया, अपोज किया इसकी एप्लीकेशन को। 2010 में इंडिया दे चुका है बासमती राइस को अपने इंडिया में जीआई टैग। कौन कौन से स्टेट को? पंजाब में जो बासमती राइस उगता है उसको, हरियाणा में, दिल्ली में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, और कुछ वेस्टर्न यूपी के कुछ पार्ट हैं, और जम्मू कश्मीर, इसके कुछ एरिया को, वेस्ट जम्मू कश्मीर के एरिया को और ये बाकी सारे एरिया को बासमती राइस का टैग मिल चुका है कि यहाँ का जो। तो अब जीआई टैग क्या होता है पूरा डिटेल से जानते हैं थोड़ा इसे। जीआई टैग क्या होता है? किसी भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के लिए दिया जा सकता है, या फिर कोई नेचुरल जंगलों में, फॉरेस्ट एरिया में कोई चीज़ कहीं पे पर्टिकुलरली उगती है, या फिर कोई मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट है, कोई कंपनियों में बनाया प्रोडक्ट, या फिर कोई हैंडीक्राफ्ट है, मतलब हाथ से बुना हुआ कोई, मान लो चीज़ बनाई है हाथ से बुन के, हाथ से बनाई है कोई, कुछ भी चीज़, जैसे कोई लकड़ी की चीज़ बना दिया, कुछ भी चीज़ हाथ से बनाई है और यूनिक है, मतलब यूनिक का मतलब है बिल्कुल अलग है, तो उसको जीआई टैग दिया जा सकता है किसी भी ज्योग्राफिकल रीजन के लिए, ज्योग्राफिकल टेरिटरी के लिए। और एक बार मान लो ये दे दिया जाता है तो वो एक क्वालिटी अश्योरेंस देता है, मतलब एक क्वालिटी का प्रोडक्ट है जिसको दिया जाता है, और डिस्टिंक्टिवनेस के लिए, मतलब ये अलग है, बिल्कुल यूनिक प्रोडक्ट है। इसका बेनिफिट क्या होता है? इसका बेनिफिट ये होता है जब भी जीआई टैग दे दिया जाता है कोई और पर्सन उस नाम से नहीं बेच सकता इस प्रोडक्ट को, सिमिलर प्रोडक्ट को। कि जैसे मान लो अब बासमती राइस को, इंडिया के बासमती राइस को मिल गया और वो भी कुछ रीजन को मिला, जैसे पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी इधर वाले, तो इधर इंडिया में भी तमिलनाडु, केरल, यहाँ पे चावल जो उगाते हैं वो बासमती राइस का नाम देकर नहीं बेच सकती। और जैसे इंटरनेशनली भी रिकॉग्नाइज हो जाता है फिर, तो पूरे वर्ल्ड में कोई नहीं बेच सकता उस नाम से। अब रजिस्टर कैसे कराते हैं? कौन होता है प्रोप्रिएटर, मतलब मालिक कौन होता है, कौन हो सकता है? देखो कोई ग्रुप ऑफ पर्सन भी हो सकते हैं, मतलब कुछ पर्सन की, लोगों की एसोसिएशन, एक संगठन, ग्रुप भी हो सकता है, या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है प्रोड्यूसर की, या फिर कोई भी फैक्ट्री हो सकती है। कोई भी अपने आप को रजिस्टर कर सकता है जीआई टैग के लिए। और एक जीआई टैग के लिए एक रजिस्टर है, उसमें अपने आप को रजिस्टर कराना पड़ता है। उस रजिस्टर में लिख देते हैं कि हाँ इस एरिया को इसके लिए जीआई टैग मिल गया। अब इससे जीआई टैग से कितने दिन के लिए मिलता है? 10 साल के लिए मिलता है ये। एक बार जीआई टैग मिल गया, 10 साल तक आप उस नाम से बेच सकते हो और अच्छे दामों में, और उसकी क्वालिटी जानी जाएगी पूरे वर्ल्ड वाइड और इंडिया में भी। और 10 साल के लिए मिलता है, लेकिन फर्दर दोबारा रिन्यू भी किया जा सकता है, इसको अगले 10 साल के लिए रिन्यू किया जा सकता है, लेकिन एक बार में 10 साल के लिए दिया जाता है ये जीआई टैग। अब ये से कौन कौन रेगुलेट करता है और कौन कौन से इंटरनेशनल लॉ हैं? इसके लिए एक तो पेरिस कन्वेंशन है। पेरिस कन्वेंशन ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को प्रोटेक्ट करती है, मतलब जो भी इंटेलेक्चुअल का मतलब बुद्धिमती, प्रॉपर्टी राइट्स, ऐसे अधिकारों को जो मानव ने अपनी माइंड को यूज करके कुछ बनाया है या डेवलप किया है या कहीं पे नेचुरली है, तो इन ऐसे राइट्स को प्रोटेक्ट करती है। ये कन्वेंशन है, पेरिस कन्वेंशन, एक ट्रीटी है, संधि है, ये प्रोटेक्ट करती है। फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी हो कोई, उसके लिए प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। और जीआई टैग को वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन भी प्रोटेक्ट करती है। इसका एक एग्रीमेंट है ट्रिप्स नाम का, जिससे 2020 में भी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था प्रीलिम्स में। तो ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ट्रिप्स, ये एग्रीमेंट है, ये भी रिकॉग्नाइज करता है जीआई टैग को। और इंडिया में क्या है? इंडिया में 1999 में एक्ट बनाया था, एक जियोग्राफिकल इंडिकेशंस ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? ये रजिस्टर करने वाला इंडिया में चेन्नई में। ये सितंबर 2003 से लागू हो गया था ये एक्ट। और सबसे पहले जो जीआई टैग दिया गया था किसी प्रोडक्ट को इंडिया में, वो सबसे पहला प्रोडक्ट था दार्जिलिंग टी। दार्जिलिंग कहाँ पे? वेस्ट बंगाल में एक जगह है दार्जिलिंग, वहाँ की चाय को सबसे पहले ये जीआई टैग मिला था। जीआई टैग 2004 से 5 के बीच में ये टैग मिला था। तो यही था इसके बारे में। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है यूरोपियन यूनियन जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस। ये एक सिस्टम है जीएसपी। ये क्या होता है? जब किसी कंट्री को दिया जाता है तो उसे कुछ प्रेफरेंस दी जाती है, किसमें? टैक्स में छूट दी जाती है। जैसे बॉर्डर पर टैक्स लगते हैं ना, इम्पोर्ट ड्यूटी लगती है, ड्यूटी, इम्पोर्ट ड्यूटी मतलब टैक्स ही है, इम्पोर्ट ड्यूटी। बाहर से कोई देश मंगाता है तो उस पर छूट दे देते हैं, या तो कोई टैक्स नहीं लगता है या बहुत ही कम लगता है। तो इसलिए न्यूज़ में आया, यूरोपियन पार्लियामेंट है जो, उसने कहा है
कि हम क्या है जीएसपी जो है, जीएसपी स्टेटस दे रखा है श्रीलंका का, उसे अभी टेम्पररी विदड्रॉल करने की सोच रहे हैं, मतलब कुछ समय के लिए उसे हटाएंगे, रिमूव करेंगे, अभी नहीं देंगे। ये प्रेफरेंस जो होती है जीएसपी, ये किसी कंट्री को दिया जाता है जो डेवलपिंग कंट्रीज होती है, वनरेबल, मतलब कोई विकसित विकासशील देश होता है, डेवलपिंग को बोलते हैं हिंदी में विकासशील, और डेवलप्ड को बोलते हैं विकसित देश। तो जो डेवलपिंग कंट्री होती है यानी कि पुअर कंट्री होती हैं, उनको ये लगभग दिया जाता है ऐसा जीएसपी प्रेफरेंस। उसके थ्रू क्या है, या तो कुछ कम ड्यूटी लगाई जाती है, पे फ्यूअर और नो ड्यूटी, ड्यूटी का मतलब टैक्स उनके एक्सपोर्ट पे। जैसे यूरोपियन यूनियन में श्रीलंका एक्सपोर्ट करेगा अपना माल, तो उनके पे जो टैक्स लगेगा, ड्यूटी लगेगी, बहुत ही कम लगेगी या फिर नहीं लगेगी, तो ये प्रेफरेंस दी जाती है। ये 2017 में श्रीलंका ने जीएसपी लिया था यूरोपियन यूनियन से 2017 में, और ये इंटरनेशनल कन्वेंशन है इम्प्लीमेंट करने के लिए। 27 इंटरनेशनल कन्वेंशन है ऑन ह्यूमन राइट्स, लेबर कंडीशन, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, गुड गवर्नेंस, ये क्या किया था श्रीलंका ने अपने देश में इम्प्लीमेंट किया था। इसके थ्रू ही ये जीएसपी उसको दिया था यूरोपियन यूनियन ने। ऐसा जीएसपी जो है ये इंडिया को भी मिला हुआ है बहुत सारी कंट्री से, जैसे यूएसए ने भी दे रखा है, क्योंकि कुछ प्रोडक्ट होते हैं इंडिया के जो इंडिया को या तो बहुत ही लो टैक्स लगाता है यूरोप, मतलब अमेरिका, यूएसए, या फिर बहुत ही कम टैक्स लगाता है, बिल्कुल नहीं लगाता जब इंपोर्ट करता है इंडिया से। लेकिन ये विड्रॉल कर लिया था यूएसए ने 2020 में, आपने देखा भी होगा न्यूज़ में। तो चलते हैं नेक्स्ट पे, यही था इसमें। नेक्स्ट है हिस्ट्री ऑफ तुलु एंड द डिमांड फॉर ऑफिशियल लैंग्वेज स्टेटस। ये तुलु एक लैंग्वेज है, भाषा है। अब ये कुछ लोग जो बोलते हैं कर्नाटक और केरल में बोलते हैं इसे, तो ये चाह रहे हैं कि ये 8th शेड्यूल में मेंशन हो ये, और इसे शेड्यूल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया जाए। आपको पता है हमारे संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में 12th शेड्यूल है, 12 है, उनमें से जो 8वां शेड्यूल है 8th शेड्यूल, उसमें कुछ लैंग्वेज मेंशन है, कितनी है 22 लैंग्वेज। अब ये चाह रहे हैं इसे शेड्यूल लैंग्वेज में डिक्लेयर किया जाए। अब शेड्यूल लैंग्वेज में अगर कोई डिक्लेयर कर देते हैं किसी लैंग्वेज को, फ़ायदा क्या होता है? फ़ायदा होता है भाई साहब, जो आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, आपके स्टेट में कोई लैंग्वेज है, उस स्टेट लैंग्वेज में आप एग्ज़ाम दे सकते हो। जैसे मान लो तुलु डिक्लेयर हो गई, तुलु शेड्यूल लैंग्वेज में मेंशन कर दी, तो आप ये जो 22 लैंग्वेज में 23 हो जाएंगी। फिर इन 23 लैंग्वेज में से किसी भी लैंग्वेज में आप यूपीएससी का एग्ज़ाम लिख सकते हो, दे सकते हो, इंटरव्यू दे सकते हो, समझ गए? तो ये फ़ायदे होते हैं। कुछ और भी बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, लैंग्वेज रिकॉग्नाइज हो जाती है, अपनी लैंग्वेज स्कूल में पढ़ सकते हो, तो ये बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। ये तुलु लैंग्वेज क्या है? द्रविडियन लैंग्वेज है ये, जो बोली जाती है दक्षिण कन्नड़ उडुपी डिस्ट्रिक्ट में, ये कर्नाटक की, और ये कसारगोड डिस्ट्रिक्ट केरल की, यहाँ पे बोली जाती है कर्नाटक और केरल में। 2011 की जो सेंसस हुई थी, जनगणना, पॉपुलेशन की काउंटिंग, उनके अनुसार 18,46,427 पीपल थे जो तुलु लैंग्वेज बोलते थे। और अंग्रेज थे जब यहाँ पे 1814 में, 1891 में ये रहे थे रॉबर्ट कार्लवेल, इन्होंने भी अपनी एक बुक में लिखा था, कि जो तुलु लैंग्वेज का जो ग्रामर है बहुत ही अच्छा ग्रामर है, जो बाकी की द्रविडियन और साउथ इंडियन लैंग्वेज है उनसे बहुत ही अच्छा ग्रामर है इसका, जो ग्रामर का मतलब व्याकरण है। और ये जो लैंग्वेज है ये वन ऑफ द मोस्ट हाईली डेवलप्ड लैंग्वेज है द्रविडियन फैमिली की। द्रविडियन फैमिली साउथ इंडियन लैंग्वेज को बोलते हैं, द्रविडियन फैमिली की लैंग्वेज। तो ये तुलु लैंग्वेज क्या है, ओरल ट्रेडिशन में अभी रिच है, अभी क्या है ओरली पढ़ाई जाती है। जैसे ओरली पढ़ाने का मतलब जो ट्रेडिशन वगैरह होते हैं वहाँ पे फोक डांस वगैरह हो गए या गीत गाए जाते हैं, ये ओरली, अभी ओरल के मतलब मौखिक रूप से बोली जाती है, इसका कोई लिखित अभी रूप नहीं है क्योंकि रिकॉग्नाइज नहीं की गई है, इसे पहचान नहीं दी गई है। तो तुलु लैंग्वेज अभी जैसे पेडन्ना, एक गाने गाए जाते हैं पेडन्ना नाम के यहाँ कर्नाटक वगैरह में एरिया में, तो ये तुलु लैंग्वेज में यहाँ पे गाए जाते हैं। कुछ फोक थिएटर होते हैं ट्रेडिशनल, जैसे यक्षगन, ये यक्षगन थिएटर कहाँ का है? ये कहाँ का है? कर्नाटक का। ये यूपीएससी पूछ भी चुकी है। यक्षगन जो है या इसमें क्या है, कुछ परफॉर्मेंस होती है स्टेज पे कुछ परफॉर्मेंस करते हैं, इसमें थिएटर होता है, ड्रामा वगैरह करते हैं, स्टोरी वगैरह परफॉर्म करते हैं, तो ये भी तुलु लैंग्वेज में परफॉर्म करते हैं यहाँ पे। 8th शेड्यूल में कौन कौन सी लैंग्वेज है और कितनी, ये देखेंगे अभी हम। अभी जो हमारा पार्ट 17 है, पार्ट 17 हमारे संविधान में कितने पार्ट हैं? पार्ट 22 है संविधान में, और उसके 17 पार्ट में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील करता है ऑफिशियल लैंग्वेज से। ये आर्टिकल 343 से लेकर 351 तक डील करता है, मतलब इसके बारे में दिया हुआ है ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में। 8th शेड्यूल के में जो है आर्टिकल 344 भी यही बोलता है, इसका क्लाउज 1
344 का क्लाउज 1 ये कहता है जब भी संविधान लागू होगा, संविधान लागू होने के बाद, कमेंसमेंट का मतलब है शुरू होना, जब भी संविधान शुरू हो जाएगा उसके 5 साल के अंदर अंदर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को ये क्या करता है, ये कमीशन प्रोवाइड करेगा लैंग्वेज के लिए, कि लैंग्वेज को मतलब प्रोटेक्ट करने के लिए, बचाने के लिए कमीशन सेटअप करेगा प्रेसिडेंट 5 साल के अंदर अंदर, जब संविधान का कमेंसमेंट यानी कि बिगिन हो जाएगा, आरंभ हो जाएगा, शुरुआत हो जाएगी। आर्टिकल 351 ये बोलता है कि ये जो गवर्नमेंट है वो एफर्ट लगाएगी हिंदी लैंग्वेज को स्प्रेड करने के लिए, फैलाने के लिए, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में हिंदी लैंग्वेज बढ़े और मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन भी हिंदी हो, लोग हिंदी को एक्सेप्ट करें और इंडियन कल्चर को एक लैंग्वेज में क्या है सबके लिए कम से कम यूनाइट करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए, एकता बढ़ाने के लिए, यूनिटी बढ़ाने के लिए एक लैंग्वेज अडोप्ट हो पूरे इंडिया में, पूरे इंडिया की टेरिटरी में। तो ये आर्टिकल बोलता है 351। अब कौन कौन सी लैंग्वेज है 22 जो है मेंशन, देखो ये एक दो बार आप ये रिवाइज कर लेना। असमीज, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओरिया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संताली, मैथिली और डोगरी। ये 22 लैंग्वेज है 8th शेड्यूल में। आपको याद रखना है इसमें ना तो इंग्लिश है, इंग्लिश लैंग्वेज नहीं है इसमें, और नेपाली लैंग्वेज है, ये याद रखना है। बहुत बार ऐसे स्टेटमेंट में देखे पूछ लेते हैं नेपाली लैंग्वेज 8th शेड्यूल में है क्या, 22 लैंग्वेज जो मेंशन है, तो इसमें नेपाली है, इंग्लिश नहीं है, तो ये एक बार रिवाइज कर लेना आप। और उर्दू भी है इसमें, देखो उर्दू भी है। चलते हैं नेक्स्ट पे। G7 अकोमोडेट्स इंडियन स्टैंड ऑन नीड फॉर इंटरनेट कर्व्स। अभी G7 की मीटिंग हुई, आपको पता है 3 दिन से हम इसे पढ़ भी रहे हैं। यहाँ पे एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी करी गई, जॉइंट स्टेटमेंट किस लिए, ऑन ओपन सोसाइटीज़। और इस पे क्या है, जो G7 के कंट्रीज हैं, 7 कंट्रीज हैं इसमें G7 में, आपको पता है G7 एक ग्रुप है, 1975 में बनाया गया था, फिर बाद में 1998 में ये G7 से G8 बन गया था, क्योंकि रसिया भी ज्वाइन कर लिया था इसको। और लेकिन 2014 में रसिया ने क्रीमिया को हड़प लिया था यूक्रेन से। यूक्रेन एक कंट्री है, ये देखो यहाँ पे यूक्रेन कंट्री है, ये देखो यहाँ पे यूक्रेन कंट्री है, ये वाली रसिया के साइड में, ये क्रीमिया हड़प लिया था यहाँ पे इसकी टेरिटरी, तब से ये हटा दिया, फिर 2014 में फिर से G7 बन गया ये। G7 7 कंट्री कौन कौन सी है इसमें, यूएस से है और कनाडा इसके साइड में, और ये 4 यूरोपियन कंट्री हैं, यूके, फ्रांस, इटली और जर्मनी, और एक जापान एशियन कंट्री, ये 7 कंट्रीज आती हैं इसमें। ये कंट्रियों ने, और 4 कंट्री इसमें गेस्ट के रूप में इनवाइट की गई थी, इसकी मीटिंग हुई थी अभी G7 की, तो इन्होंने एक जॉइंट स्टेटमेंट पे साइन किया है 11 कंट्रीज़ ने। किस लिए, ताकि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को ऑनलाइन और ऑफलाइन प्रोटेक्ट किया जा सके, जो बोलने की आज़ादी है उसको संरक्षण किया जा सके। और इनका ये कहना है कि भाई साहब फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, ये डेमोक्रेसी को प्रमोट करता है, और अगर आप इस राइट को, इस अधिकार को छीनोगे लोगों से, तो डेमोक्रेसी को खतरे में डालेगा ये राइट, अगर छीन लिया तो ये स्टेटमेंट को रेफर करते हैं पॉलिटिकली मोटिवेटेड इंटरनेट शटडाउन। जो मान लो पॉलिटिकली रूप से इंटरनेट को शट डाउन कर देते हैं, वो भी क्या है, जो फ्रीडम है उसको नुकसान पहुंचा सकता है और डेमोक्रेसी को खतरे में डाल सकता है, ये कहना है। ये इसको डेमोक्रेसी 11 भी बोला है, किसने, यूके के प्राइम मिनिस्टर ने, जो यूनाइटेड किंगडम के प्राइम मिनिस्टर हैं, ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर ब्रिटेन के बोरिस जॉनसन, इन्होंने बोला है डेमोक्रेसी इज 11। कैसे, क्योंकि 7 तो कंट्री होगी किसकी, G7 की, और 4 कंट्रीज़ को यहाँ पे एज ए गेस्ट इनवाइट किया था अतिथि के रूप में, इंडिया, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इनको इनवाइट किया था। तो ये 7 + 4 11 कंट्रीज़ को मिला के बोला है प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन ने, ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर ने, डेमोक्रेसीज 11। और ये स्टेटमेंट आपको याद रखनी है, जॉइंट स्टेटमेंट ऑन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन या ओपन सोसाइटी। तो यूपीएससी सिर्फ इतना पूछ लेता है, ओपन सोसाइटी पे जॉइंट स्टेटमेंट अभी किसने अडॉप्ट की थी, तो आपको याद रखना G7 ने। तो इसको डेमोक्रेसीज 11 किस किस को बोला है, ये भी याद रखना है। एक तो G7 कंट्री 7 कंट्री हैं, और इंडिया, साउथ कोरिया, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, ये 7 कंट्री हैं। अब इंडिया का क्या स्टैंड है इंटरनेट कर्व पे, इंडिया का स्टैंड ये है कि देखो भाई साहब, अभी ओपन सोसाइटीज़ पे पर्टिकुलरली क्या है, साइबर अटैक होते हैं, मतलब डेटा चोरी कर लेते हैं इंटरनेट पे, और लोगों के कंप्यूटर मोबाइल वगैरह को हैक कर देते हैं, सिस्टम को हैक कर देते हैं, और डिस इन्फॉर्मेशन फैलाते हैं, गलत सूचनाएं फैलाते हैं। तो ये अभी जो है इंटरनेट ऑनलाइन वगैरह जो सिस्टम है, ये अभी वनरेबल है, मतलब कमज़ोर है, ये इस पर अटैक किया जा सकता है। तो इसके लिए क्या है, कुछ सर्टेन ओकेजन पे
ये नेसेसरी है कर्व करना, मतलब इंटरनेट वगैरह को रोकना। कर्व का मतलब है रोकना, स्टॉप करना। कुछ ऐसी स्थितियों पे जब कैसे मौके आए उन पे इंटरनेट पे कुछ रोक लगाना ज़रूरी भी है, क्योंकि साइबर स्पेस में हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है। तो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को इंक्रीज़ करने के लिए ये कर्व भी यानी कि रोकना इंटरनेट को, ये भी ज़रूरी है। ये इंडिया का स्टैंड है, ये बोलना था। बैकग्राउंड क्या है, इंडिया ने क्यों बोला? इंडिया ने इसलिए बोला, आपको पता ही होगा, जब 5 अगस्त 2019 को 370 आर्टिकल 370 हटाया था इंडिया ने, 370, तो जम्मू कश्मीर में, पूरे जम्मू कश्मीर में इंटरनेट को बैन कर दिया था, इंटरनेट रोक दिया था। कम से कम 1-1.5 साल तक यहाँ बैन रहा था, और बाद में 2G स्पीड आई, फिर 3G, अभी कुछ ओपन किया है इंटरनेट यहाँ पे। तो ये इसलिए बोला इंडिया ने कि जम्मू कश्मीर में क्या है, इंटरनेट कर्व कर दिया था, क्योंकि स्क्रूटनी की थी यहाँ पे, मतलब जांच की थी, और गवर्नमेंट ने लॉक लगा दिया था इंटरनेट पे, और आईटी रूल्स यूज किए थे अपने। और कुछ यहाँ पे ट्विटर पे भी रोक लगा दी थी। ट्विटर जो है ना, सोशल मीडिया साइट, जैसे आपकी फेसबुक है ऐसी ट्विटर है, पता ही होगा आपको। तो ट्विटर को भी बैन कर दिया था, और यहाँ पे ट्विटर पे क्या है, पुलिस सर्च के आदेश दिए थे इंडिया ने। तो एक तरह से ये पोटेंशियल थ्रेट था टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। तो इंडिया का कहना यही है कि क्या है, जब इंटरनेट पे भी मान लो कुछ डिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जाती है तो यहाँ पे रोक लगाई जा सकती है, ऐसा इंडिया का कहना था इसमें, जब ये जॉइंट स्टेटमेंट साइन की गई G7 और 4 अदर कंट्रीज़ ने। और ऐसे कुछ स्टेप लेते इंडिया ने। दिल्ली और असम में कुछ इंटरनेट शटडाउन कर दिए थे यहाँ पे 2019-20 में, जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में अमेंडमेंट किया था 2019 में ही। 1955 का ये एक्ट है, हमने कई बार पढ़ा है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, जिसके थ्रू नागरिकता दी जाती है। 2019 में इसमें कुछ चेंजेस किए, तो तब भी यहाँ पे रियोट्स वगैरह होते दिल्ली असम में, तब भी ये इंटरनेट शटडाउन किया था, तब भी इंडिया ने यहाँ पे कर्व लगाए थे कुछ सर्टेन ओकेजन पे इंटरनेट पे। तो गवर्नमेंट ने कौन कौन से लॉ वगैरह, एक्ट वगैरह यूज किए थे जब इंडियन गवर्नमेंट ने इंटरनेट सर्विस को सस्पेंड किया था, कुछ समय के लिए रोक दिया था? ये एक्ट यूज किए थे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, CRPC क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 का, और टेलीग्राफ एक्ट 1885 का। ये एक्ट को यूज करके इंटरनेट को सस्पेंस किया था, इंटरनेट की सर्विस को रोक दिया था इंडिया ने, जम्मू कश्मीर में भी, और आपके दिल्ली और आपके असम में जब ये रियोट्स वगैरह हुए थे। 2017 में इंटरनेट सस्पेंस किया था, आर्टिकल जो सेक्शन है, सेक्शन 144 CRPC का, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है जो 1973 का, इसका जो सेक्शन है 144 को यूज करके। और 2017 में कुछ रूल्स बनाए, टेलीग्राफ एक्ट है जो 1885 का, इसके थ्रू ही गवर्नमेंट ने 2017 में कुछ रूल बनाए, टेम्परेरी सस्पेंशन ऑफ टेलीकॉम सर्विसेज पब्लिकेशन, पब्लिक इमरजेंसी और पब्लिक सर्विसेज रूल्स, ये 2017 के रूल्स है। इनके थ्रू ही इंटरनेट को सस्पेंड किया जा सकता है गवर्नमेंट के जरिए। तो ये कुछ गवर्नमेंट के वो बताए जा रहे हैं जो इंडियन गवर्नमेंट ने लॉ वगैरह, एक्ट वगैरह यूज किए थे। आप मेंस के आंसर में यूज कर सकते हो, या फिर प्रीलिम में ऐसे पूछा जा सकता है कि इंडियन गवर्नमेंट को या सेंट्रल गवर्नमेंट को कौन सा एक्ट पावर देता है इंडिया में इंटरनेट को सस्पेंड करने के लिए, इंटरनेट को रोकने के लिए। तो ये तीनों एक्ट आपको याद रखने हैं। कौन कौन से एक्ट जो हमने ऊपर डिस्कस किए, एक तो IT एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 वाला, टेलीग्राफ एक्ट 1885 का, और ये क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है 1973 का। तो ये तीनों आपको याद रखने हैं। इसमें भी जो टेलीग्राफ एक्ट है, इंडियन टेलीग्राफ एक्ट है 1885 का, इसके सेक्शन 5 क्लाउज 2 में ये लिखा है कि रूल्स पावर देते हैं कि कभी भी मान लो इंडिया की इंटीग्रिटी और सॉवरेंटी को खतरा है, तो इसके इंटरेस्ट में इंडिया किसी भी मैसेज को स्प्रेड होने से, मतलब फैलने से रोक सकती है, रोक लगा सकती है। तो यही था इसके बारे में। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है नाटो समिट। अभी नाटो का समिट हुआ, मीटिंग हुई। नाटो एक ऑर्गेनाइजेशन है, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, बहुत बार पढ़ी है हमने, और इसका स्पेशल लेक्चर बना के भी पढ़ रखा है। अगर आपको डिटेल में जानना तो देख सकते हो आप, अदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की प्ले लिस्ट बनी है, उसमें जाके देख सकते हो, वरना ब्रीफली हम डिस्कस करेंगे यहाँ भी। इसकी रिसेंटली ब्रुसेल में मीटिंग हुई। ब्रुसेल एक जगह का नाम है, कहाँ पे, यूरोपीय में। बेल्जियम एक कंट्री है यूरोप में, बेल्जियम की कैपिटल है ब्रुसेल्स, वहीं पे इसका हेडक्वार्टर भी है नाटो का। इसके 30 कंट्रीज़ हैं, अभी 30 कंट्री मेंबर हैं इसके नाटो के। यहाँ पे मीटिंग हुई, और इसने अभी क्या किया, ये देखो, एक नाटो पहले तो है क्या, ये नाटो जब सेटअप की गई थी, एक वॉशिंगटन ट्रीटी हुई थी, संधि हुई थी, संधि, वॉशिंगटन नाम से। वॉशिंगटन DC जगह कहाँ पे, अमेरिका में, अमेरिका की कैपिटल है, तो उसी के नाम पे रख दिया ये ट्रीटी का नाम, संधि का नाम। वॉशिंगटन ट्रीटी से नाटो को बनाया गया था। किस लिए बनाया गया था? इसलिए बनाया गया था, इसकी जो ट्रीटी है उसके कुछ सारे आर्टिकल हैं, उसके आर्टिकल 5 में ये दिया हुआ है, अगर कोई कंट्री, जो इसके अलाई कंट्री, जो भी देश इसके मेंबर है नाटो के, अगर किसी भी कंट्री पे कोई दूसरा देश अटैक करेगा
अटैक करेगा, हमला करेगा, तो ये सारे देश मिलके उसको, उस कंट्री को मिलके सारे मिलके उसे जवाब देंगे, मतलब सारे उस पर अटैक करेंगे अगर कोई भी इसके दोस्त पे हमला करता है, अलाई पे हमला करता है, नाटो के किसी मेंबर पे। तो ये आर्टिकल 5 है जो इसी में क्या है, अभी मेजर चेंजेस किए हैं इस मीटिंग में। इसमें डाल दिया साइबर अटैक भी डाल दिया कि अगर कोई मान लो साइबर अटैक भी करता है इस अलाई कंट्री पे, नाटो की किसी अलाई कंट्री पे, जो नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है नाटो की, जिसने 30 कंट्री हैं, 30 कंट्री में किसी पे भी कोई साइबर अटैक भी करता है, मतलब इंटरनेट के जरिए कोई डेटा चोरी करता है, कुछ भी करता है, तो सारी कंट्री 30 कंट्री मिलके उस कंट्री के विरुद्ध उसका बदला लेंगी, रिवेंज लेंगी। ऐसा अभी इंक्लूड किया है इसके आर्टिकल 5 में साइबर अटैक को, इसलिए न्यूज़ में आया नाटो। ये नाटो इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस है। इसको कब बनाया गया था? 4 अप्रैल 1949 में वाशिंगटन ट्रीटी के द्वारा एस्टेब्लिश किया गया था। हेडक्वार्टर बेल्जियम के ब्रुसेल्स कैपिटल में है इसका, और इसका हेडक्वार्टर जो अलाइड कमांड है इसकी, अलाइड कमांड ऑपरेशन, मतलब इसकी फोर्स वगैरह, फोर्स इसकी खुद की तो नहीं है, कंट्री वगैरह जो 30 कंट्री हैं वो अपने सैनिक कंट्रीब्यूट करते हैं, तो उनका हेडक्वार्टर बेल्जियम के मोन्स में है उनका हेडक्वार्टर। एक बात याद रखनी है, तब बनाया गया था जब यूएसए और यूएसएसआर के बीच में कोल्ड वार चल रहा था। कोल्ड वार कई बार पढ़ा हमने। यूएसएसआर पहले, यूएसएसआर रसिया का ही पहले नाम था। 1991 में जब डिसइंटीग्रेशन हो गया था, इसका विखंडन, विभाजन हो गया था, यूएसएसआर से कई और देश बन गए थे, तो 1991 से पहले यूएसएसआर बोलते थे रसिया को, रूस को। तो यूएस से यूएसएसआर के बीच में कोल्ड वार था, मतलब शीत युद्ध। शीत युद्ध मतलब कोई तलवारों या हथियार से नहीं लड़ा गया था, ये आइडियोलॉजी का, विचारधारा का एक वार था, युद्ध था। यूएस से कर रहा था कैपिटलिज्म को प्रमोट, और ये कर रहा था कम्युनिज्म को कंप्लोट, मतलब प्रमोट कर रहा था साम्यवाद को। कैपिटलिज्म को मतलब ये प्राइवेट प्रॉपर्टी ज़्यादा से ज़्यादा हो किसी देश में, ये इसको कैपिटलिज्म को यानी कि पूंजीवादी को प्रमोट कर रहा था, और ये कर रहा था कम्युनिज्म को, साम्यवादी को, कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉपर्टी, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन सब किसके हाथ में हो? गवर्नमेंट के हाथ में हो। तो ये इस पर ही सेटअप किया था नाटो को, और इसके रिस्पॉन्स में यूएसएसआर ने भी एक ऑर्गेनाइजेशन सेटअप की थी, वार्सो पैक्ट। वार्सो पैक्ट ये 1955 में, 1955 में ये रसिया ने सेटअप की थी। कुछ इसके कंट्री रसिया के जो अलाई थे वो इसके मेंबर थे, लेकिन ये वार्सो पैक्ट डिसॉल्व कर दी, हटा दी, रिमूव कर दी, लेकिन नाटो अभी भी काम करती है। इसकी कंपोजिशन क्या है? इसके पहले जब बनी थी नाटो, जब 12 मेंबर थे, 12 मेंबर थे नाटो के, लेकिन अभी 30 मेंबर हो गए हैं इसके। अभी जो रिसेंटली 2020 में, 27 मार्च 2020 में एक कंट्री ने ज्वाइन किया है, नॉर्थ मैसेडोनिया, नॉर्थ मैसेडोनिया, ये कंट्री रिसेंटली इसे ज्वाइन किया है नाटो को। ये कंट्री कहाँ पे है देख सकते हो, ये है यूरोप, आपका यूरोप का मैप, और यूरोप में देखो ये यहाँ पे मैसेडोनिया, ग्रीस के पास है मैसेडोनिया, इसने ज्वाइन किया है अभी, इसने ज्वाइन किया है। नाटो के जो मेंबरशिप है वो कोई भी यूरोपियन स्टेट ले सकता है जो इस ट्रीटी के प्रिंसिपल है उनको प्रमोट करना चाहे। मतलब नाटो की जो ट्रीटी हो रखी है वॉशिंगटन ट्रीटी, इस संधि में जो भी प्रिंसिपल, सिद्धांत, रूल्स वगैरह लिखे हैं, जो भी कंट्री यूरोपियन कंट्री मानना चाहती है वो कोई भी कंट्री इसे ज्वाइन कर सकती है, मेंबर बन सकती है। और जो नॉर्थ एटलांटिक एरिया है यहाँ ओशियन का, उसमें जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करना चाहे, सुरक्षा देना चाहे, वो कंट्री इसको ज्वाइन कर सकती है। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है सिप्री ईयर बुक 2021। अभी स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये क्या है? स्वीडन, स्वीडन एक देश है, आपको पता ही होगा, कहाँ पे नहीं पता है तो दिखा देते हैं आपको। ये यूरोप है आपका मैप, और ये रसिया के साइड में फिनलैंड, ये है स्वीडन, स्वीडन के साथ नॉर्वे, यूनाइटेड किंगडम है ये वाला। तो स्वीडन जो ग्रीन ग्रीन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है स्वीडन का ही, थिंक टैंक है, स्वीडिश थिंक टैंक भी बोलते हैं या इंस्टीट्यूट बोल लो आप। सिप्री इंस्टीट्यूट ने 2021 की ईयर बुक जारी की है, पब्लिश की है, अभी रिलीज की है। तो इसने क्या 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 बोला है इस रिसर्च में, रिपोर्ट में? इसमें ये बोला है कि बहुत सारी कंट्री हैं जो उनके जो न्यूक्लियर वीपन है उनके पास, मतलब न्यूक्लियर हथियार हैं, जैसे न्यूक्लियर बॉम्ब हुए, एटम बम, हाइड्रोजन बम, इन जो ऐसे न्यूक्लियर वार हेड हैं उनमें इंक्रीज देखने को मिला है, मतलब वो बढ़ गए हैं पिछले साल से। इंडिया में भी ज़्यादा हो गए हैं, पहले इंडिया के पास 150 थे, 156 हो गए न्यूक्लियर वार हेड, न्यूक्लियर वीपन्स हथियार। पाकिस्तान के पास 165 हो गए हैं, 2020 में थे 160। चाइना के पास भी इंक्रीज हो गए हैं, 320 थे 350 हो गए हैं 2021, मतलब 2021 में ये जो रिपोर्ट आई है इसके अनुसार। और जो 9 न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेट्स हैं, मतलब ऐसी कंट्री जिनके पास न्यूक्लियर बॉम्ब वगैरह है, न्यूक्लियर वीपन्स है, जैसे यूएस, रसिया, यूके, फ्रांस, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, इजराइल, नॉर्थ कोरिया, इन सब में इंक्रीज देखने को मिला है। तो ये बात आपको याद रखनी है, सब में इंक्रीज देखने को मिला है। यूपीएससी सिर्फ स्टेटमेंट में ये पूछ लेती है इंक्रीज देखने को मिला है, डिक्रीज, तो ये याद रखना है। ये तो आपको नहीं याद रहेगा कि किसके पास कितने न्यूक्लियर वार हेड्स हैं, पर इतना याद रख सकते हो आप।
जो इनके पास जो ये 9 कंट्री है, इनके पास लगाया जा रहा 2021 में 13,080 न्यूक्लियर वार हेड है, न्यूक्लियर वीपन्स हैं, हथियार हैं इनके पास, सिर्फ 9 कंट्रीज़ के पास। और इनमें से भी रसिया और यूएसए के पास 90% तो इन्हीं के पास है न्यूक्लियर वीपन्स, जो न्यूक्लियर हथियार हैं। अब कंसर्न क्या है, कंसर्न मतलब परेशानी क्या है, परेशानी ये है जो मिलिट्री स्टॉक पाइल्स हैं, मतलब मिलिट्री के पास जो ये हथियार वगैरह हैं, इनका ओवरऑल नंबर ग्लोबली इंक्रीज हो रहा है। लेकिन जब कोल्ड वार खत्म हुआ था 1991 में, उसके बाद डिक्रीज देखने को मिला था इन वीपन्स में, लेकिन फिर दोबारा से इंक्रीज देखने को मिला है, बढ़ रहे हैं कंट्रीज़ के पास। और इंडिया और पाकिस्तान के बीच में भी कंसर्न हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकती है। आपको पता है इंडिया पाकिस्तान के बीच में चलता ही रहता है बैटल, इधर स्टैंड ऑफ, मतलब एक तरह से डिस्प्यूट चलता ही रहता है बॉर्डर को लेके। तो इंडिया पाकिस्तान रिस्क पे हैं क्योंकि न्यूक्लियर वीपन्स दोनों के पास बढ़ते ही जा रहे हैं, तो फ्यूचर में वार हो सकता है, ये खतरा लगाया जा रहा है। और चाइना भी एक खतरा बनता जा रहा है क्योंकि चाइना के न्यूक्लियर वीपन्स बढ़ते जा रहे हैं, तो इंडिया के सिक्योरिटी चैलेंज हो सकता है ये। अब इंडिया का स्टैंड क्या है न्यूक्लियर वीपन्स के लिए? देखो इंडिया की जो न्यूक्लियर वीपन्स की पॉलिसी है वो नो फर्स्ट यूज पॉलिसी है। नो फर्स्ट यूज का मतलब ये है कि ऐसी कंट्री जिसके पास कोई न्यूक्लियर वीपन्स नहीं है, जो कंट्री के पास न्यूक्लियर वीपन्स नहीं है उसके विरुद्ध तो न्यूक्लियर वीपन्स यूज करेगा ही नहीं, इंडिया करेगा ही नहीं। मतलब जिसके पास मान लो कोई कंट्री है, मान लो हमारा पड़ोसी देश जैसे बांग्लादेश है या कोई मान लो श्रीलंका है, इसके पास मान लो न्यूक्लियर वीपन्स नहीं है, इसके पास नाभिक हथियार नहीं है, न्यूक्लियर बम वगैरह, एटम बम, हाइड्रोजन बम कुछ नहीं है, तो इसके विरुद्ध कभी भी लड़ाई होगी तो इसके अगेंस्ट में न्यूक्लियर वीपन्स यूज़ नहीं करेगा। और जिनके पास है भी, और उसने जैसे पाकिस्तान ने हमारे अगेंस्ट वार स्टार्ट कर दिया, युद्ध स्टार्ट कर दिया, तो पाकिस्तान के विरुद्ध भी हम फर्स्ट में यूज़ नहीं करेंगे, नो फर्स्ट यूज। मतलब अगर पाकिस्तान ने हमारे ऊपर न्यूक्लियर अटैक किया तो ही हम यूज करेंगे। और उसमें यह भी लिखा है इस प्रिंसिपल में, नो फर्स्ट यूज जो पॉलिसी है, कि अगर हमारे ऊपर किसी ने न्यूक्लियर अटैक किया तो हम पहले तो यूज़ करेंगे नहीं न्यूक्लियर वीपन्स का अगर लड़ाई हुई, लेकिन अगर किसी दूसरी कंट्री ने हम पे अटैक किया तो हम इस तरह से अटैक करेंगे कि उसकी सोच से भी परे होगा। मतलब कि इतना धोएंगे वो सोच भी नहीं सकता। कहने का मतलब ये है, इतना मारेगा इंडिया। ऐसा न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में लिखा है इंडिया के में, मैं खुद से नहीं कह रहा हूँ, ऐसा लिखा है कि वी गिव द रिस्पॉन्स बियॉन्ड हर और हिज मतलब एक्सपेक्टेशन, ऐसा स्टेटमेंट लिखी हुई है कि वो सोच भी नहीं सकता, वो कंट्री उसकी सोच से परे हम उसको जवाब देंगे अगर किसी ने न्यूक्लियर वीपन्स यूज किया हमारी कंट्री पे। ये कॉन्फ्रेंस हुई थी, ये कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्मामेंट। डिसआर्मामेंट का मतलब है, आर्मामेंट का मतलब है वीपन्स, हथियार, और डिस का मतलब डिस्ट्रॉय, मतलब जो आर्मामेंट को डिस्ट्रॉय करना। ये कॉन्फ्रेंस हुई थी, सीडी नाम बोलते हैं शॉर्टकट में। तो ये वर्ल्ड की सिंगल मल्टीलैटरल डिसआर्मामेंट नेगोशिएटिंग फोरम है, जिसको इंडिया भी सपोर्ट करता है। ये चाहता है कि इसमें सारी कंट्री मिलकर अपने वीपन्स को, न्यूक्लियर वीपन्स को डिस्ट्रॉय करें, सारी कंट्री। तो इंडिया क्या है, कमिटेड है इस पे नेगोशिएशन में। और एक दूसरी एक ट्रीटी है, फिसाइल मटेरियल कट ऑफ ट्रीटी, इसी के अंदर सीडी के अंदर, ये कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्मामेंट के अंदर। तो इससे भी इंडिया सपोर्ट करता है इसको भी, कि जो ऐसे मटेरियल है न्यूक्लियर वीपन्स, इनको सारी कंट्री डिस्ट्रॉय करें। तो यही था इसके बारे में। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट आज यही तो टॉपिक थे, अब हम क्वेश्चन करेंगे इस पे बेस्ड। फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है फर्स्ट स्टेट टू बिल्ड इको ब्रिज फॉर रेप्टाइल्स एंड स्मॉलर मैमल्स। जो छोटे छोटे मैमल्स होते हैं, स्तनपाई जीव होते हैं, और रेप्टाइल्स होते हैं। रेप्टाइल्स मतलब पेट के बल चलने वाले, जिनके पैर नहीं होते, जैसे स्नैक हो गया आपका। तो ऐसे इनके लिए इको ब्रिज बनाया है। एक ब्रिज का मतलब इको ब्रिज बना देते हैं ना, चढ़ने के लिए, एक एरिया से दूसरे एरिया से जाने के लिए। तो ये कौन से स्टेट ने बनाई ये बताना आपको। तमिलनाडु, उत्तराखंड, मेघालय, केरल। इसका आंसर है बी, उत्तराखंड ने बनाया है ये अभी। नेक्स्ट है आपका, एक नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड डेवलपमेंट, ये बार बार लिख गया है, ये आप मिसप्रिंट हो गया, ये काट दो आप। यहाँ पे देखो, नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, ये NABFID एक्ट 2021 के रिगार्डिंग को स्टेटमेंट दी गई हैं। आपको ये बताना है कौन सी करेक्ट है। ये कह रहा है पहली स्टेटमेंट कि ये जो एक्ट है नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट का एस्टेब्लिशमेंट करता है, मतलब बनाता है, एज द प्रिंसिपल डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग प्रोवाइड करने के लिए ये बनाता है। नेक्स्ट स्टेटमेंट कह रही है, देखो ये स्टेटमेंट में भी मिस्टेक हुई है कि ये वन स्टेटमेंट है, ये सेकंड है, और ये थर्ड है, ये थर्ड स्टेटमेंट है।
सेकंड स्टेटमेंट ये बोल रही है, इट इंक्लूड्स डेवलपमेंट ऑफ द बॉन्ड्स एंड डेरिवेटिव मार्केट नेसेसरी फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग। ये क्या करता है, बॉन्ड्स और डेरिवेटिव मार्केट है उसके डेवलपमेंट के लिए काम करेगा, ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर, मान लो कोई रोड वगैरह बनाना चाहता है, रेलवे वगैरह कोई बिल्डिंग बनाना चाहता है, तो इसके लिए लोन वगैरह प्रोवाइड करना बॉन्ड के जरिए। नेक्स्ट है, इट ऑल्सो सीक्स टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया। अगर कोई मान लो ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हैं जो इंडिया से बाहर है, उनके लिए भी इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करेगा। तो आपको बताना करेक्ट कौन सा है, पहला दूसरा, पहला तीसरा, दूसरा तीसरा, या फिर ऑल ऑफ द अबव। जी हाँ, डी करेक्ट आंसर है, सारे के सारे करेक्ट हैं, ये दो करेक्ट हैं, सही है। ये 2021 में एक्ट बनाया है इंडिया ने, नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक। तो इसके थ्रू ये मतलब एक बैंक सेटअप किया है जो इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग के लिए काम करेगा, तो ये आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट पे। वॉकिंग बुद्धा, हमने कुछ दिन पहले पढ़ा था, न्यूज़ में भी था। वॉकिंग बुद्धा के रिगार्डिंग, मतलब चलते हुए बुद्धा जी, इनकी इमेज, एक स्टैचू, ये क्या दर्शाता है ये बताना। डिपिक्ट का मतलब है दर्शाना। ये स्टैचू है जो वॉकिंग बुद्धा का, ये दर्शाता है, डिपिक्ट करता है कि अभी क्या है, इनकी जर्नी स्टार्ट हुई है इनलाइटनमेंट के रिगार्डिंग, मतलब ये ज्ञान प्राप्ति की खोज में अभी निकले हैं, या फिर ज्ञान प्राप्त करने के बाद लौट रहे हैं और सरमन दे रहे हैं, मतलब उपदेश दे रहे हैं। तो ये जो इमेज है वॉकिंग बुद्धा की, ये डिपिक्ट करती है या तो वो ज्ञान लेने के लिए जा रहे हैं या ज्ञान लेके आ गए हैं और उपदेश देना चाहते हैं। नेक्स्ट कह रहा है, दिस इज द लीस्ट कॉमन ऑफ बुद्धा पोस्चर। ऐसा जो इमेज है ना, ये बहुत ही कम पाई जाती है। लीस्ट कॉमन है, लीस्ट का मतलब बहुत ही कम, सबसे कम पाई जाती है, और मेनली साउथ ईस्ट एशिया में पाई जाती है ऐसी इमेज। आपको बताना है करेक्ट कौन सा है, पहला दूसरा, दोनों सही दोनों गलत, दोनों के दोनों सही हैं, सी करेक्ट आंसर है। थाईलैंड, मेनली थाईलैंड में ऐसी इमेज, एक दो इमेज पाई गई हैं वॉकिंग बुद्धा की। चलते हैं नेक्स्ट पे। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, इसके रिगार्डिंग स्टेटमेंट बताइए, करेक्ट बताना है। इस कोर्ट को वर्ल्ड कोर्ट भी बोलते हैं क्या? ये कोर्ट ऑफ लास्ट रिसोर्ट है क्या फॉर द प्रोसिक्यूशन ऑफ जीनोसाइड एंड क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, मतलब मानवता के विरुद्ध जो अपराध वगैरह होते हैं या मास किलिंग कर देते हैं किसी की, उसके अगेंस्ट किसी को यहाँ पे केस दर्ज कराना, इसके लिए लास्ट कोर्ट है क्या ये? नेक्स्ट बोल रहा है, इसकी कैपेसिटी है टू अरेस्ट सस्पेक्ट ऑफ द वार क्राइम, मान लो कोई युद्ध में अपराधी है, उसको गिरफ्तार करने की इसके पास कैपेसिटी है क्या? आपको बताना है कौन सा करेक्ट है। 1 2 1 3 2 ओनली 2 3। देखो तीसरा बिल्कुल गलत है, क्यों? क्योंकि ये भाई साहब कंट्री जो इसके सदस्य हैं उनके पुलिस वगैरह पे डिपेंड रहता है, वो ही अरेस्ट करेंगे, खुद की कोई पुलिस नहीं होती। तो 3 जहाँ पे वो काट दो। पहला भी गलत है, क्योंकि वर्ल्ड कोर्ट आईसीसी को नहीं बोलते, बल्कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को बोलते हैं, जो यूनाइटेड नेशन का एक ऑर्गन है, अंग है, इसको वर्ल्ड कोर्ट बोलते हैं, इसको नहीं बोलते। और आईसीसी हमने कई बार पढ़ा हुआ है और स्पेशल लेक्चर भी बना हुआ है, डिटेल में देख सकते हो आप अदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की जो प्लेलिस्ट है उसमें जाके। ये इंटरनेशनल कोर्ट है जिसका इंडिया चाइना मेंबर नहीं है, रोम ट्रीटी के थ्रू बनाया गया था 2002 में। अब डिटेल में देखना तो वहाँ देखिए, इसका आंसर हो जाएगा सी 2 ओनली। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट आपको बताना, मोस्ट ऑफ द डिजर्ट प्लांट्स ब्लूम ड्यूरिंग नाइट टाइम बिकॉज, आपको ये बताना बहुत सारे डिजर्ट में जो रेगिस्तान होते हैं ना, वो पौधे रात में ही अपना ग्लो करते हैं, चमकते हैं, उनके फूल वगैरह भी। आपको बताना है ऐसा क्यों होता है, रात में ही क्यों करते हैं वो? इसका सही आंसर है क्योंकि डिजर्ट इंसेक्ट होते हैं ना जो, वो रात में ही एक्टिव होते हैं, क्योंकि दिन में वहाँ बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, दिन में बेचारे काम नहीं कर पाते, रात में ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, इसलिए नाइट टाइम में ये ग्लो करते हैं। तो सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, बाकी के स्टेटमेंट खुद ही पढ़ लेना। नेक्स्ट बोल रही है, इंडियन जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, इसके रिगार्डिंग आपको एक पक्षी बर्ड का नाम है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, आपने पढ़ा भी होगा, कई बार हमने भी पढ़ा है, इसमें कम से कम 15 से 20 बार लेक्चर में पढ़ाया होगा आपको। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड स्पेशल लेक्चर भी बना रखा है। आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है इसके रिगार्डिंग। 2020 के यूपीएससी प्रीलिम में, 2020 के यूपीएससी प्रीलिम में भी इससे क्वेश्चन पूछा है, और उससे पहले भी क्वेश्चन पूछा है, 2 से 3 बार यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है इसके रिगार्डिंग। इससे रिलेटेड कुछ भी, डिजर्ट नेशनल पार्क है उससे रिगार्डिंग, क्योंकि वहाँ पे इसकी पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा पाई जाती है, और इसके रिगार्डिंग भी पूछ चुका है। तो आपको बताना है, फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रही है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है जो, ये वहाँ पे पाया जाता है जहाँ पे ब्लैक बक भी होता है, मतलब जहाँ पे ये पाया जाता है पक्षी, वहाँ पे ब्लैक बक भी, जो काला हिरन होता है ना, वो भी पाया जाता है वहाँ पे। नेक्स्ट आपको बताना है, ये जो शेड्यूल 1 में मेंशन है, जो हमारा इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972 का, उसके शेड्यूल 1 में लिस्ट है, मतलब उसमें डाला गया है। और जो इसके स्पीसीज रिकवरी प्रोग्राम है ना हमारे इंडिया का, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट और फॉरेस्ट का जो प्रोग्राम है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट एक प्रोग्राम है, उसके अंतर्गत एक स्पीसीज रिकवरी प्रोग्राम है, जिसमें कुछ क्रिटिकली एंडेंजर्ड 22 क्रिटिकली एंडेंजर्ड जो स्पीसीज है उनको डाला गया है। क्या उसमें इसको भी डाला गया है क्या, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को? आपको बताना है कौन सा करेक्ट है। 1 2 1 3
2 3 या ऑल ऑफ दी अबव। देखो डी करेक्ट आंसर है, सारे के सारे करेक्ट हैं। इसको स्पीसीज रिकवरी प्रोग्राम में भी डाला गया, IUCN की रेड लिस्ट में, ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड लिस्ट में। अब IUCN क्या है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड लिस्ट में ही आई ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। डिटेल में जाना है तो इन्वायरमेंट की प्लेलिस्ट में जाके दोनों लेक्चर देखो 2-2 मिनट के। नेक्स्ट देखो ये है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ये देख लो आप, ये पक्षी को बोलते हैं। नेक्स्ट आपको बताना है ये शेटाशियन स्ट्रैंडिंग, ये एक टर्म है, इसका मतलब है बीचिंग, बीचिंग भी बोलते हैं इसको, सेटासियन स्ट्रैंडिंग को बीचिंग भी बोलते हैं। ये एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें जो वेल्स होती हैं और डॉल्फिन, वेल्स मान लो बड़ी बहुत बड़ी मछली टाइप होती हैं वेल्स और डॉल्फिन, हमने देखा भी है बहुत बार, स्पेशल लेक्चर लेके भी पढ़ा है। ये क्या होती हैं, बीच जो होता है किनारा होता है समुद्र का, वहाँ पे फंस जाती हैं, स्टैंड हो जाता है, उसी को बोलते हैं बीचिंग या सेटासियन स्ट्रैंडिंग। अब इनके कारण क्या है, जो ये बीच पे किनारे पे समुद्र तट पे फंस जाती हैं, कौन कौन से रीजन है इनके पीछे ये बताना है। पहला रीजन बताना है आपको ये है कि चेंज इन वाटर टेम्परेचर, क्योंकि वाटर का टेम्परेचर में चेंज हो जाता है, ये बीच पे आ जाती हैं और फंस जाती हैं, ऐसा है क्या। इरेगुलरिटीज इन वेल्स इको लोकेशन, जो उनकी लोकेशन होती हैं इको लोकेशन वेल्स की, उनमें कुछ इरेगुलरिटीज आ जाती हैं, कुछ परेशानी आ जाती है, इसकी वजह से बीच पे आ जाती हैं और फंस जाती हैं। जियो मैग्नेटिक डिस्टर्बेंस के कारण हो सकता है ऐसा, मतलब जियो मैग्नेटिक का मतलब अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है उसमें कुछ डिस्टर्बेंस हो जाए, उसके कारण क्या हो सकता है ऐसा। हंटिंग टू क्लोज टू शोर, मान लो शोर के पास में मान लो हंटिंग करे कोई, इनका शिकार करे, पोचिंग करे, तब भी ये बीच पे आके फंस सकती हैं और ये इसी प्रोसेस को बीचिंग बोलते हैं, सेटासियन स्ट्रैंडिंग। तो आपको बताना कौन कौन से इसमें रीजन करेक्ट हैं, 1 2 3 2 3 4 ऑल ऑफ द अबव या 1 3 4 ऑल ऑफ द अबव, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सारे के सारे रीजन है बीचिंग होने के या सेटासियन स्ट्रैंडिंग होने के, जिसके कारण वेल्स और डॉल्फिन्स बीच पे आके फंस जाती हैं, स्टैंड हो जाती हैं। चलते हैं नेक्स्ट पे, ही था, नेक्स्ट नहीं है, यही टॉपिक थे आज के।